रंगीला आज चन्ने बेचकर घर की तरफ आ ही रहा था कि उसे पानी पूरी का एक ठेला दिखाई पड़ा। उसके आसपास बहुत सारी भीड़ लगी थी। रंगीला के चन्ने आधे भी नहीं बिके थे और जेब खाली ही रह गई थी। हाय रे किस्मत, यहाँ मैं गली गली घूमकर पसीना बहाकर चने बेचकर कुछ खास नहीं कमा पा रहा हूँ। यहाँ ये बंदा एक जगह पर खड़े होकर ढेर सारे रुपए अंदर कर रहा है। अगर मैं भी यही धंधा कर लूँ तो अच्छी कमाई कर सकता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे सकता हूँ। यही सोचता हुआ रंगीला घर पहुँच गया। उसकी बीवी डिम्पी जैसे उसका रास्ता ही देख रही थी। आ गए, बहुत देर कर दी, पानी वानी पी ले। अरे हाँ, लल्ला के लिए स्कूल के कपड़े और रेनकोट लेनी है, बरसात सर पर है। मम्मी जूता भी फट गया है, अच्छा वाला जूता लूंगा। क्लास में सबके जूते नए नए हैं, कपड़े भी नए हैं। अरे कपड़ा, जूता, रेनकोट सब साथ में ही लेना है। ऐसा करते हैं, पहले रेनकोट ले लेते हैं, ज्यादा जरूरी है, पैसा कम है, बड़ी मजबूरी है। देखो जी, मेरे पास कुछ रुपए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। एक काम करो, मेरी चांदी की करधनी गिरवी में रख दो और पैसे ले लो। लल्ला को फटा जूते और पुराने कपड़े पहनाकर भेजने में मुझे बड़ा दुख होता है। डिम्पी की बात सुनकर रंगीला को अपनी गरीबी पर लज्जा आ गई। उसने ये महसूस कर लिया कि चन्ने बेचकर वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाएगा। उसने अपने पानी पूरी के धंधे की योजना के बारे में डिम्पी से बात की। लल्ला की मम्मी, मैंने अपना धंधा बदलने का विचार बना लिया है ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। कौन सा धंधा करना चाहते हो? गोलगप्पे यानी पानी पूरी बेचना चाहता हूँ। उस धंधे में अधिक कमाई होगी। बात तो आपकी सही है, लेकिन उसके लिए काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हमारे सर पर पहले से ही बड़ा कर्जा है और अधिक कर्जा लेकर तो हम परेशान हो जाएंगे। एक रास्ता है, आप मेरे गहने बेच दीजिए। जब कमाई होने लगेगी तो धीरे धीरे फिर से बनवा देना। मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा कहा मान लीजिए, लल्ला के कपड़े, जूते और रेनकोट भी ले लेंगे। पानी पूरी का ठेला भी सज जाएगा। टिकिया, रगड़ा, चटनी, पानी सब बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। रंगीला ने डिम्पी के सारे गहने बेचकर बहुत सारे रुपए ले लिए। लल्ला के लिए रेनकोट, कपड़े और जूते भी खरीद लिए। शेष रुपए लेकर वो घर आ गया। दोनों प्राणी रात में सारी योजना बनाते रहे। बड़ी देर के बाद नींद आ गई। 2 दिन बाद पानी पूरी के व्यापार की पूरी तैयारी हो गई। ठेला सज गया। रंगीला दोपहर के बाद से ही पानी पूरी बेचने लगा। धीरे धीरे रात हो गई। थोड़ी बहुत कमाई हो गई और रंगीला ने रुपए गिनने शुरू किए। इतने में एक आदमी आ गया। बंधु, यहाँ धंधा करना है तो हफ्ते देना पड़ेगा। वो किस लिए भाई? ये हमारा इलाका है। यहाँ जो भी धंधा करता है हमें हफ्ता देता है। इसके बदले में हम उसे सुरक्षा देते हैं। मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा, सोच लो, वरना बहुत पछताओगे। वो आदमी चला गया और कुछ देर के बाद दूसरा एक गुंडा आ गया। उसने रंगीला के कमाई के सारे रुपए छीन लिए और भाग गया। कुछ देर के बाद वही पहला आदमी आ गया। क्यों बंधु, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे भैया, एक गुंडा आया और सारी कमाई लेकर भाग गया। यहाँ तो गुंडा राज है। मैंने तो कहा था, सोच लो, वरना पछताओगे। अब पछताने का समय आ गया। अब आगे क्या इरादा है? उस रात तो उसे घर खाली हाथ ही जाना पड़ा। डिम्पी ने जब पहले दिन की वारदात के बारे में सुना तो उसको भी बड़ा दुख हुआ। रंगीला ने ठीक से खाना भी नहीं खाया और रात को बड़ी देर तक जागता रहा। दूसरे दिन जब रंगीला ने पानी पूरी का ठेला लगाया तो फिर से वही गुंडा एक आदमी के साथ आया और रंगीला के सारे रुपए छीन कर चला गया। 2 दिन तक लगातार लूट कर रंगीला टूट गया था। वो रात वो सो नहीं पाया। कुछ देर के बाद घर से बाहर आ गया। वो दुखी होकर घर के पास वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। सामने जंगल से एक साधु महाराज आ रहे थे। उन्होंने रंगीला को देखा तो पहचान लिया और रुक गए। क्या बात है रंगीला जी, घरवाली ने बाहर निकाल दिया है क्या? प्रणाम महाराज,
नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आ गया। बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। महाराज, आपसे क्या छुपाऊं, आज पानी पूरी के धंधे में जितनी कमाई थी सब चली गई। एक गुंडा लेकर भाग गया। नए धंधे की शुरुआत ही बहुत बुरी हो गई। रंगीला, तुम बहुत नेक हो और ईमानदार आदमी हो। तुमने सदैव दान पुण्य किया है, उसके बदले में कुछ नहीं पाया है। अब समय आया है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे थे? इसी जंगल में मेरी कुटिया है। मैं अपने मंत्र सिद्ध के लिए जा रहा हूँ। तुमने कई बार मेरी बड़ी सेवा की है, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज ने अपने झोले में से एक छोटा झोला निकाला और उसे रंगीला के हवाले कर दिया। महाराज, इस झोले में क्या है? घर ले जाओ, देखना सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें से जो भी पाओगे कभी समाप्त नहीं कर पाओगे, उसी से अपनी जिंदगी बनाओ। रंगीला साधु महाराज का दिया हुआ झोला लेकर घर पर आ गया। उसने उसके अंदर हाथ डाला तो बहुत सी रंगीन पानी पूरी की जादुई पूरी बाहर आने लगी। वो जितना निकालता था उतनी ही अंदर और पैदा हो जाती थी। बहुत सारी रंगीन पानी पूरी इकट्ठा हो गई। वो खुशी से पागल हुआ जा रहा था। इतने में वहाँ डिम्पी भी आ गई। अरे लल्ला के पापा, इतनी सारी रंगीन पानी पूरियाँ कहाँ से आ गई? रात में कौन सी डिलीवरी आ गई? अरे लल्ला की माँ, ये डिलीवरी की पानी पूरियाँ नहीं है, ये जादुई है। देखो ढेर लग गया है। दूसरे दिन जादुई रंगीन पानी पूरियाँ लेकर रंगीला बेचने के लिए चला गया। जादू सा हो गया। रंगीन पूरियाँ बढ़ती जा रही थी और स्वाद बढ़ा रही थी। जो भी खाता वह किए बिना ना रह पाता। बहुत सारे ग्राहक आते गए, खाते गए। पूरियों के जादुई प्रभाव से कोई भी माल कम नहीं हो रहा था। रंगीला के पैसे की पेटी भर गई तो उसने जेब में रुपए डालने शुरू कर दिए। जिस गुंडे ने एक दिन पहले रंगीला के रुपए मारे थे, वो कुछ दूर खड़े होकर रंगीला के शानदार धंधे की कमाई का अंदाजा लगा रहा था। उसके जेब में हलचल हुई। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो पागलों की तरह कूदने लगा। उसके जेब के बहुत सारे रुपए गायब हो गए थे। हे भगवान, मेरी जेब कट गई, सारे रुपए चले गए, मैं बर्बाद हो गया, मर गया रे। किसने चुराए मेरे पैसे? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? दूसरे ही पल रंगीला की सभी जेबों में वही रुपए भरते चले गए। रंगीला भी हैरान परेशान हो गया। उसकी नजर गुंडे पर गई तो माजरा समझ गया। वारे जादुई पानी पूरी, तुमने तो गजब का जादू कर दिया। मेरा गया हुआ रुपया मुझे लौटा दिया, गुंडे को सबक सिखा दिया। कुछ देर के बाद गुंडा रंगीला के ठेले के पास आया। उसी समय रंगीन पानी पूरियाँ जैसे पत्थर की बन गई। वे उछल उछल कर गुंडे की पिटाई करने लगी। अब गुंडा मार खाकर पागल होने लगा। मर गया रे, पहले पैसा गया, अब पिटाई हो रही है। कहाँ कहाँ मारा है रे, कोई बचाओ, मर जाऊंगा। हफ्ता वाले भैया, जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। अरे मुझे नहीं मरना है, मुझे हफ्ता भी नहीं चाहिए। हफ्ता मांगने वाला आदमी दूर से उस गुंडे की हालत देखकर भागता हुआ घर पर चला गया। अरे आओ गुंडा भाई, पानी पूरी खा कर जाओ भाई। अरे नहीं सरकार, इतना खा चुका हूँ कि पूरी जिंदगी में नहीं खाया, मुझे माफ कर दो। मैं चला, अब यहाँ का रास्ता भूल कर भी नहीं आऊंगा। गुंडा जो भागता तो भागता ही चला गया। रंगीला उसे देखकर हंसता ही रह गया। बनारस के लहुरा बीर पर रघु की लस्सी की दुकान थी। पीला रस्सी तरी रही, रात भर मोचिया खड़ी रही। रघु जोर जोर से आवाजें लगाता और उसकी दुकान पर लस्सी पीने वालों की भीड़ लग जाती। छुट्टी के समय स्कूल के बच्चे अक्सर उसकी दुकान पर आते जाते थे। खूब रौनक रहती थी। अरे भैया, तन्नी मलाई और डाला हो। गुरु, हमारे जैसन लस्सी पूरे बनारस में काहू ना दे, ला तनी और मलाई ले लो। शाम के 3 बजते बजते रघु की पूरी लस्सी बिक जाती। फिर वह आराम से घर जाकर दूसरे दिन की तैयारी में लग जाता।
उसके पड़ोस में दुकान लगाने वाले उससे बहुत चिढ़ते थे। ये तो अच्छा धंधा करता है, 8 बजे आता है और 3 बजे चला जाता है। हम लोग यहीं बैठकर मक्खी मारते रहते हैं। हमारे तरबूज और ककड़ी तो कोई खरीदता भी नहीं। हाँ, इसको यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सबने मिलकर एक योजना तैयार की। दूसरे दिन जैसे ही रघु दुकान पर आया, एक साथ ही 4-5 लड़कों का झुंड उसकी दुकान पर आया और सबने लस्सी पी ली। इसके बाद ही सब वहाँ खड़े होकर, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं इसने लस्सी में क्या मिला दिया है। बाकी चारों भी पेट दर्द की शिकायत करने लगे और उसकी दुकान के सामने ही लोटने पोटने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ मजमा जुट गया। पुलिस भी आ गई। उसकी लस्सी का सैंपल लिया गया। देखो भाई, जब तक तुम्हारी लस्सी का सैंपल चेक होकर नहीं आ जाता, तुम्हें अपनी दुकान बंद रखनी पड़ेगी। अगल बगल की दुकान वाले यही तो चाहते थे। उन दिनों उनके तरबूज और ककड़ी खूब बिके। वो सब बहुत खुश थे। हमारी किस्मत ही खराब है। इतने सालों से लस्सी बेच रहा हूँ, आज तक कभी शिकायत नहीं आई। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, पता नहीं कब तक दुकान खोलने का ऑर्डर मिलेगा। लेकिन 10 दिनों बाद ही उसके सैंपल में कोई मिलावट या खराबी ना होने की वजह से उसको दुकान खोलने की अनुमति मिल गई। बल्कि शिकायत करने वालों पर उचित कार्रवाई की गई। रघु ने दुकान तो खोल ली, पर एक बार बदनाम हो जाने से उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। कई दिन बीत गए थे। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति साइकिल से उतरा और अपना सिर पर एक बड़ा सा भगोना रखे हुए उसकी दुकान के पास आ गया। क्या बेच रहे हो भैया? बड़े थके हुए लग रहे हो। आओ लस्सी पी लो। नहीं बाबू, सुबह से घूम रहा हूँ, एक भी दही नहीं बिका, कहाँ से दाम चुकाऊंगा। एक काम करो, तुम हमारी लस्सी पी लो, हम तुम्हारा भल्ला खा लेंगे, हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। चलो वही सही, कुछ तरी आ जाएगा। रघु ने उसके दही भल्ले खा लिए और उसे लस्सी का बड़ा गिलास पकड़ा दिया। वाह, दही भल्ले तो बड़े स्वादिष्ट हैं, फिर क्यों नहीं बिकते? कोई जगह होती तो शायद बिकते भी। गलियों में मारा मारा फिरता हूँ, कभी तो पूरी भगोना खाली हो जाती है और कभी सारा का सारा घर ले जाना पड़ता है। कहाँ बनाते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मटरू नाम है मेरा, और मैं ये दही भल्ले कहीं से लेकर आता हूँ। कल फिर आना इस समय। मटरू ने अपनी साइकिल उठाई और भगोना लेकर चला गया। उस दिन से वो अक्सर उसकी दुकान पर आ जाता। दोनों बातें करते। मटरू भैया, एक बात कहें? हाँ हाँ कहो। तुम एक काम करो, हमारे दुकान पर ही अपनी दही भल्ले रख दिया करो, मैं ही इन्हें बेच दूंगा। तुम्हारा जो भी पैसा इसे खरीदने में लगता है हमसे ले लेना। वाह भाई, तुमने तो मुंह की बात छीन ली। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन से रघु ने अपनी दुकान पर दही भल्ले बेचने शुरू कर दिए। दही भल्ले इतने स्वादिष्ट होते थे कि दुकान चल निकली। मटरू रोज दही भल्ले लेकर आता और रघु को बेचकर चला जाता। छुट्टी के समय बच्चों की भीड़ लग जाती। रघु के पास दही भल्ले की वजह से बहुत ग्राहक आने लगे। एक दिन, मटरू, जहाँ से दही भल्ले लेते हो उससे पूछो कि ये दही भल्ले कैसे बनाता है, फिर हम लोग यहीं बना लिया करेंगे, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। देखो भाई, ये दही भल्ले तो मैं जंगल में एक झोपड़ी है वहीं से ले आता हूँ। पता नहीं वो कैसे बनाता है। मैं उसको बता देता हूँ कि मुझे कितनी दही भल्ले चाहिए और पैसे दे देता हूँ। मेरे भगोने में दही भल्ले भर जाते हैं। एक बार पूछ कर तो देखो। ठीक है, देखता हूँ। रघु तो इन दही भल्लों से बहुत पैसा कमा रहा है, मैं क्यों ना खुद ही दही भल्ले बनाना सीख लूं। उसकी नौकरी क्यों करूं, अपनी एक दुकान ही खोल लूं। मेरे पास भी रघु की तरह अपनी दुकान हो जाएगी। यही सोचकर वो दूसरे दिन जब जंगल में झोपड़ी के पास गया तो उसने पहले की तरह ही पैसे और भगोने रख दिया और पिछले दरवाजे से झोपड़ी के भीतर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि झोपड़ी तो बिल्कुल ही खाली पड़ी थी। ना वहाँ कोई बर्तन था, ना ही कोई आदमी।
बस एक ही दही भल्ला आले पर पड़ा हुआ था। उसको देखते ही, क्या देख रहे हो मटरू? तुम्हें ये बात सालों पहले ही कही गई थी कि कभी भी लालच में आकर झोपड़ी में मत प्रवेश करना। आज तुम लालच में आकर झोपड़ी में ताक झांक करने चले आए। तुम कौन हो? मैं जादुई दही भल्ला हूँ, पर अब मैं तुम्हें दही भल्ले नहीं दे सकता। यहाँ से आखिरी बार भल्ले लेकर चले जाओ और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे माफ कर दो, मैं खाने के बिना मर जाऊंगा। तुम कितने ठाट से अपने दही भल्ले उस सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति को बेचकर आराम से मौज मस्ती करते हो। वो बेचारा सारे दिन अपने काम में लगा रहता है। तुमने उसी को धोखा देने की कोशिश की, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करता। मैं कान पकड़कर कसम खाता हूँ, अब से लालच नहीं करूँगा। चुपचाप अपने साइकिल उठाओ और चले जाओ। ये दही भल्ले तुम्हें तुम्हारे किए हुए उस उपकार के लिए मिलते हैं जो तुमने उस बूढ़े की मदद करके किया था। मटरू मुंह लटकाए भगोने लेकर अपनी साइकिल पर आकर बैठ गया। रघु की दुकान पर पहुंचकर, रघु भैया, तुम्हारे कहने में आकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब उस दही भल्ले वाले ने नाराज होकर दही भल्ले देने से मना कर दिया। क्या हुआ? तब मटरू ने उसे सारी बातें बताई। अब कल से क्या करेंगे? हमें तो अपनी दुकान के लिए दही भल्ले चाहिए ही चाहिए। ऐसा करो, तुम कल खुद ही दही भल्ले बना कर ले आओ। भैया, ये तो हमने कभी नहीं बनाया है। मटरू तो पहले से ही आलसी था, बना बनाया मिल जाता था, इसलिए कभी अधिक परिश्रम की आवश्यकता ही न पड़ी। ठीक है, मैं ही कुछ इंतजाम करता हूँ। दुकान बंद करके वो अपनी साइकिल पर बैठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जाते जाते वो उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि झोपड़ी के सामने एक मेज रखी थी। वहाँ एक बूढ़ा असहाय अवस्था में बैठा था। अरे कौन हो तुम और इस जंगल में क्या लेने आए हो? रघु ने बूढ़े को अपनी सारी समस्या बताई। अच्छा, तुम उस झोपड़ी की साफ सफाई कर दो और मुझे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दो। मैं कितने दिनों से नहाया नहीं हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता। रघु ने खुशी खुशी उसके बताए सारे काम कर दिए। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। कल से तुम्हें जितने भी दही भल्ले चाहिए होंगे यही मेज पर पैसे रख देना और एक बार कह देना मेरे भल्ले दे दो। बस ये ध्यान रखना कि जो गलती तुम्हारे साथी ने की वो कभी मत करना। कभी झोपड़ी के भीतर जाकर कुछ जानने की कोशिश मत करना। रघु ने उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने की क्या जरूरत? तुम एक मेहनती और ईमानदार आदमी हो, अब जाओ। रघु सीटी बजाते हुए घर आ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो जंगल की तरफ गया और ढेर सारे दही भल्ले लेकर चला आया। पर उसके बाद से उसने बूढ़े आदमी को कभी न देखा। रघु की दुकान अब बहुत बड़ी हो गई थी। मटरू के बहुत गिड़गिड़ाने पर उसने मटरू को अपनी दुकान पर रख लिया था। काम बढ़ गया था, इसलिए उसे आदमियों की जरूरत भी थी। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे और ईमानदार आदमी हमेशा सफल होते हैं और लालची आदमी को कभी सफलता नहीं मिलती।